नमस्कार और सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत पर कितना विदेशी कर्ज है? सुनने में शायद एक बड़ा बोरिंग सा आंकड़ा लगे, है ना? हाँ, अक्सर लोग इसे बस एक नंबर समझ लेते हैं। लेकिन इससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि क्या ये कर्ज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब इकोनॉमी के लिए, कोई खतरा है या फिर ये विकास का एक इंजन है, एक ज़रूरी हिस्सा? बिल्कुल, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हाँ, आज का हमारा ये जो गहरा विश्लेषण है, ये भारत के बाहरी कर्ज यानी एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया पर केंद्रित है। ये यूपीएससी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हम इसके लिए संजीव वर्मा की किताब के चैप्टर 28 एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको खंगालेंगे, उन पर विस्तार से बात करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाहरी कर्ज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता। ये देश की आर्थिक स्थिरता, दुनिया में हमारी छवि और भविष्य की जो नीतियां बनती हैं, उन सबको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सही कहा, और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसकी समझ होना अनिवार्य है। मतलब सवाल आ सकते हैं यहाँ से। तो इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को क्या जानने को मिलेगा? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि श्रोता बाहरी कर्ज की जो अवधारणा है, मतलब ये होता क्या है, इसके अलग अलग घटक क्या हैं, भारत की अभी की स्थिति क्या है, हम आंकड़ों पर भी बात करेंगे। हाँ, आंकड़े जरूरी हैं। जी, और कर्जे चुकाने की क्षमता, जिसे डेट सर्विसेबिलिटी कहते हैं, वो क्या है और भारत की कैसी है, और साथ ही पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक कर्ज के साथ इसका क्या संबंध है, इसे भी समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को बारीकी से देखें ताकि कोई शंका न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहला सवाल, ये बाहरी कर्ज या एक्सटर्नल डेट आखिर है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, एक्सटर्नल डेट का सीधा सा मतलब है वो सभी देनदारियां, मतलब लायबिलिटीज, जो भारत के निवासियों, चाहे वो सरकार हो, केंद्र या राज्य की, या फिर भारतीय कंपनियां हों या आम नागरिक हों, उन्होंने गैर निवासियों से ली हों और जो विदेशी मुद्रा में दिए हों। अच्छा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है विदेशी मुद्रा, मतलब फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट। अगर कर्ज रुपये में लिया गया है, भले ही विदेश से, तो वो इसमें नहीं गिना जाएगा। ये सिर्फ डॉलर, यूरो, येन, पाउंड ऐसी विदेशी मुद्राओं वाला कर्ज है। ये बिंदु नोट करने वाला है। सिर्फ विदेशी मुद्रा वाला कर्ज। पर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर खुली अर्थव्यवस्थाओं में? देखिए, जब अर्थव्यवस्था खुली होती है, मतलब दुनिया से जुड़ी होती है, तो विदेशी मुद्रा का आना जाना लगा रहता है। भारी कर्ज चुकाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा ही चाहिए होती है, जो हमें अपने निर्यात से या निवेश से कमानी पड़ती है। तो कर्ज चुकाने की क्षमता, मतलब सर्विसिंग कैपेसिटी, बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम कर्ज चुकाने लायक विदेशी मुद्रा नहीं कमा पा रहे, तो क्या होगा? हमें या तो और कर्ज लेना पड़ेगा, सिर्फ पुराना कर्ज और उसका ब्याज चुकाने के लिए। अच्छा। या फिर हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार जो हमने बचा कर रखा है, उसे खर्च करना पड़ेगा। और अगर कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट कर गए, तो देश की साख पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भविष्य में कर्ज मिलना मुश्किल और महंगा हो जाता है। हाँ, ये तो एक तरह का जाल बन सकता है, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। ये उसी तरफ ले जा सकता है अगर स्थिति बिगड़ जाए। इसलिए बाहरी कर्ज पर इतनी नजर रखी जाती है। ठीक है, अब ये बताइए कि इसका डेटा कौन जारी करता है और कब? क्या कोई तय प्रक्रिया है? जी, एक मानक अभ्यास है। बाहरी कर्ज का डेटा तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, लेकिन इसमें एक तिमाही का अंतराल या लैग होता है। मतलब मार्च के अंत का डेटा जून के अंत तक आएगा, जून का सितंबर तक, वगैरह। एक तिमाही पीछे चलता है डेटा। और कौन सी एजेंसी जारी करती है? पहले 2 क्वार्टर यानी मार्च अंत और जून अंत का डेटा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करता है। आरबीआई मार्च और जून। हाँ, और अंतिम 2 क्वार्टर यानी सितंबर अंत और दिसंबर अंत का डेटा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग जारी करता है। वित्त मंत्रालय, सितंबर और दिसंबर। अच्छा, ये बंटवारा क्यों है? कोई खास वजह? इसकी कोई बहुत स्पष्ट वजह पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जाती, पर शायद ये काम के बोझ को बांटने और अलग-अलग विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है। आरबीआई बैंकिंग और मुद्रा से जुड़े आंकड़ों पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि वित्त मंत्रालय सरकारी वित्त और व्यापक आर्थिक नीतियों पर। हो सकता है। और क्या कोई सालाना रिपोर्ट भी आती है? जी हाँ, वित्त मंत्रालय एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट भी प्रकाशित करता है, जिसमें पूरे साल के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण होता है, ट्रेंड्स बताए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी की जाती है। ये काफी उपयोगी दस्तावेज होता है। ठीक है,
तो अब आते हैं किताब में दिए गए आंकड़ों पर। मार्च 2018 के अंत में भारत की बाहरी कर्ज की स्थिति क्या बताई गई है? देखिए, संजीव वर्मा की किताब के अनुसार मार्च 2018 के अंत में भारत का कुल बाहरी कर्ज 519.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हाँ, यूएस 529.7 बिलियन। 529.7 बिलियन डॉलर। और ये पिछले साल यानी मार्च 2017 की तुलना में कितना था? ये मार्च 2017 की तुलना में 12.4% ज्यादा था। मतलब एक साल में काफी बढ़ोतरी हुई थी। 12.4% की वृद्धि। इसके मुख्य कारण क्या बताए गए हैं? किताब बताती है कि इस वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से 3 चीजें थीं। पहला, वाणिज्यिक उधार यानी कमर्शियल बोरोइंग्स में बढ़ोतरी। ये कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होते हैं? ये वो कर्ज हैं जो भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से उठाती हैं, जैसे विदेशी बैंकों से लोन लेना या विदेशों में बॉन्ड जारी करना। अच्छा, कंपनियों द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज। दूसरा कारण? दूसरा था अल्पकालिक कर्ज में वृद्धि। ये वो कर्ज होते हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 1 साल या उससे कम होती है, जैसे व्यापार के लिए लिया गया शॉर्ट टर्म क्रेडिट। और तीसरा? तीसरा था अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआईज की जमा राशि में वृद्धि। जब एनआरआईज भारत के बैंकों में विदेशी मुद्रा में पैसा जमा करते हैं, जैसे एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स में, तो वो भी देश की बाहरी देनदारी का हिस्सा बन जाता है। तो इन तीनों कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेट और एनआरआई डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी की वजह से मार्च 2018 में कर्ज बढ़ गया। जी, लेकिन एक और दिलचस्प फैक्टर था जिसने आंकड़े को प्रभावित किया। वो था मूल्यांकन हानि यानी वैल्यूएशन लॉस। वैल्यूएशन लॉस ये क्या होता है? देखिए, भारत का बाहरी कर्ज अलग अलग मुद्राओं में होता है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, एसडीआर वगैरह। लेकिन जब हम कुल कर्ज का आंकड़ा बताते हैं तो उसे आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में बदलते हैं ताकि तुलना करना आसान हो। हाँ, जैसे अभी हमने 529.7 बिलियन डॉलर कहा। बिल्कुल। अब मार्च 2018 के अंत तक की अवधि में क्या हुआ कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं जैसे यूरो, येन, पाउंड के मुकाबले कमजोर हो गया था। डॉलर कमजोर हो गया था? हाँ। अब मान लीजिए हमने यूरो में लोन लिया हुआ है। जब डॉलर यूरो के मुकाबले कमजोर होगा तो उसी यूरो लोन को चुकाने के लिए हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर 1 यूरो पहले 1.1 डॉलर का था और अब 1.2 डॉलर का हो गया, तो यूरो लोन चुकाने के लिए ज्यादा डॉलर लगेंगे। एग्जैक्टली। तो जब हमने अपने सारे गैर डॉलर कर्ज को डॉलर में बदला तो डॉलर के कमजोर होने की वजह से उनका डॉलर मूल्य बढ़ गया। इससे कुल कर्ज का आंकड़ा डॉलर में जितना असल में बढ़ा था उससे भी ज्यादा दिखने लगा। इसी को वैल्यूएशन लॉस कहते हैं। था जी। कुछ हिस्सा तो सिर्फ डॉलर के कमजोर होने की वजह से बढ़ गया था। ये तो बड़ा पेचीदा है। जी, इसीलिए सिर्फ हेडलाइन नंबर देखने के बजाय उसके पीछे के कारणों को समझना जरूरी होता है। और इस कर्ज का जीडीपी से क्या अनुपात था? एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। मार्च 2018 के अंत में ये अनुपात 20.5% था। ये भी मार्च 2017 के 20.0% से थोड़ा ज्यादा था। 20.5%। जी। इस रेशियो का क्या महत्व है? ये रेशियो दिखाता है कि देश की कुल अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में बाहरी कर्ज कितना है। एक तरह से ये कर्ज के बोझ को मापने का तरीका है। अगर जीडीपी तेजी से बढ़ रही है तो देश ज्यादा कर्ज संभाल सकता है और ये रेशियो शायद स्थिर रहे या कम हो जाए। लेकिन अगर कर्ज जीडीपी से ज्यादा तेजी से बढ़े तो ये चिंता का विषय हो सकता है। तो 20.5% बहुत ज्यादा है या ठीक है? इसकी तुलना दूसरे देशों से करनी पड़ती है। आमतौर पर विकासशील देशों के लिए 20-25% की रेंज को मैनेजेबल माना जाता है, लेकिन ये कई और बातों पर भी निर्भर करता है। ठीक है। अब किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि कर्ज की मात्रा, क्वांटम, उतनी जरूरी नहीं जितनी उसकी उपयोगिता और चुकाने की क्षमता है। मतलब असल बात कर्ज की मिकदार नहीं, उसे चुकाने की सलाहियत है। इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। ये बिल्कुल सही बिंदु है। मान लीजिए 2 देशों पर बराबर बाहरी कर्ज हैं, पर एक देश उस कर्ज का इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट्स में कर रहा है जिनसे भविष्य में खूब विदेशी मुद्रा की कमाई होगी, जैसे निर्यात बढ़ाने वाले उद्योग या इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा देश उसी कर्ज को गैर उत्पादक कामों में खर्च कर रहा है या ऐसी जगह लगा रहा है जहां से विदेशी मुद्रा आय नहीं हो रही। तो जाहिर है पहले देश के लिए वो कर्ज टिकाऊ, सस्टेनेबल है, दूसरे के लिए बोझ बन सकता है। तो मतलब ये देखना है कि कर्ज से कमाई हो रही है या नहीं,
इसी को कर्ज सेवा या डेट सर्विसिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। डेट सर्विसिंग का मतलब है कि क्या कर्ज से इतनी आय हो रही है कि उसका ब्याज इंटरेस्ट नियमित रूप से चुकाया जा सके और समय आने पर मूलधन प्रिंसिपल भी वापस किया जा सके। और किताब कहती है कि जब तक कर्ज सेवा योग्य है, कोई भी राशि टिकाऊ है। क्या ये हमेशा सच होता है? ये एक मजबूत कथन है। सैद्धांतिक रूप से अगर आप कर्ज से ज्यादा कमा रहे हैं और उसे चुका पा रहे हैं तो कर्ज की मात्रा अपने आप में समस्या नहीं है। लेकिन व्यवहार में बहुत ज्यादा कर्ज होने पर जोखिम बढ़ जाते हैं। जैसे अगर अचानक आपकी आय कम हो जाए या ब्याज दरें बढ़ जाएं तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए मात्रा पर भी नजर रखनी पड़ती है। संतुलन जरूरी है। अच्छा, तो इस चुकाने की क्षमता को मापते कैसे हैं? इसे मापने का एक प्रमुख तरीका है विदेशी मुद्रा आय के जरिए, खासकर वो आय जो कर्ज से न बनी हो, नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज। मतलब ऐसी विदेशी मुद्रा आय जो हमें वापस नहीं करनी, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एक्सपोर्ट्स, विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई रकम यानी प्रेषण रेमिटेंसेस, पर्यटन से होने वाली आय या फिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI। ये सब हमारी कमाई है। अच्छा, तो इन कमाइयों की तुलना कर्ज चुकाने के खर्च से करते हैं? हाँ, इसके लिए एक महत्वपूर्ण अनुपात है डेट सर्विस रेशियो DSR। ये अनुपात बताता है कि एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 साल, में आपकी कुल चालू खाता प्राप्तियों करंट अकाउंट रिसीट्स यानी निर्यात रेमिटेंस आदि से हुई कुल विदेशी मुद्रा आय का कितना प्रतिशत हिस्सा उसी अवधि में बाहरी कर्ज के मूलधन और ब्याज चुकाने में चला गया। किताब में एक उदाहरण भी दिया है शायद। जी, मान लीजिए 1 साल में आपकी कुल चालू खाता प्राप्तियां $100 मिलियन हैं और उसी साल आपको बाहरी कर्ज का $20 मिलियन ब्याज चुकाना है और $20 मिलियन मूलधन वापस करना है। तो कुल $40 मिलियन चुकाना है। सही। तो आपका DSR होगा 40 मिलियन, 100 मिलियन मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू 40%। 40% DSR। इसका मतलब क्या हुआ है? ये अच्छा है या बुरा? इसका मतलब हुआ कि आपकी विदेशी मुद्रा की कमाई का 40% हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। ये काफी ज्यादा माना जाता है। सामान्य तौर पर DSR जितना कम हो उतना बेहतर। 20% से कम DSR को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। 30% से ऊपर चिंताजनक हो सकता है। तो DSR कम होना अच्छा है, क्योंकि फिर हमारे पास अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा दूसरे जरूरी आयातों या निवेश के लिए बचता है। बिल्कुल, ये देश की बाहरी स्थिति की मजबूती का एक अहम संकेतक है। ठीक है, तो ये तो हुआ बाहरी कर्ज की अवधारणा और मार्च 2018 तक की स्थिति। अब किताब के अगले सेक्शन 28.2 पर आते हैं, जो सितंबर 2018 के अंत की स्थिति पर बात करता है। जी, जैसे हमने पहले बात की थी, डेटा 1 तिमाही के अंतराल से आता है, तो सितंबर 2018 अंत का डेटा दिसंबर 2018 या उसके बाद जारी हुआ होगा। तो सितंबर 2018 के मुख्य रुझान क्या थे? क्या कर्ज बढ़ना जारी रहा? नहीं, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। सितंबर 2018 के अंत में भारत का कुल बाहरी कर्ज घटकर $510.4 बिलियन हो गया। अरे, मार्च 2018 के $529.7 बिलियन से कम होकर $510.4 बिलियन। ये तो लगभग $19.3 बिलियन की कमी है। हाँ, लगभग 3.6% की कमी आई मार्च 2018 की तुलना में। ये कमी क्यों आई? मार्च में तो तेजी से बढ़ा था। इसके मुख्य कारण थे वाणिज्यिक उधार, कमर्शियल बोरोइंग्स और NRI जमा NRI डिपॉजिट्स में कमी आना। शायद कंपनियों ने कम विदेशी कर्ज लिया या पुराना चुकाया और NRI डिपॉजिट्स में भी कुछ कमी आई। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण थे? वैल्यूएशन इफेक्ट का क्या हुआ इस बार? हाँ, यहाँ वैल्यूएशन इफेक्ट ने उल्टा काम किया। इस अवधि में यानी मार्च से सितंबर 2018 के बीच अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपए और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हो गया था। अच्छा, इस बार डॉलर मजबूत हुआ, मार्च वाली स्थिति के विपरीत। जी हाँ, तो अब सोचिए, जो कर्ज हमने यूरो या येन में लिया था, डॉलर के मजबूत होने से उसे चुकाने के लिए अब कम डॉलर लगेंगे। हाँ, अगर पहले $1 $1.2 था और अब सिर्फ $1.1 का रह गया, तो यूरो लोन चुकाने के लिए कम डॉलर चाहिए। बिल्कुल। तो जब हमने अपने सारे गैर डॉलर कर्ज को डॉलर में बदला, तो डॉलर की मजबूती की वजह से उनका डॉलर मूल्य कम हो गया। इससे कुल कर्ज का आंकड़ा डॉलर में जितना असल में कम हुआ था, उससे भी ज्यादा कम दिखने लगा। इसे कहते हैं मूल्यांकन लाभ या वैल्यूएशन गेन। ओह, तो मतलब कर्ज में जो $19.3 बिलियन की कमी दिखी, उसमें इस वैल्यूएशन गेन का भी हाथ था। बिल्कुल। किताब के अनुसार इस अवधि में लगभग $25.4 बिलियन का वैल्यूएशन गेन हुआ था। $25.4 बिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर ये वैल्यूएशन गेन ना होता तो कर्ज 19.3 बिलियन डॉलर घटने के बजाय असल में लगभग 6.1 बिलियन डॉलर बढ़ गया होता, क्योंकि 25.4 गेन 19.3 नेट डिक्रीज इज इक्वल टू 6.1 अंडरलाइंग इंक्रीज। बाप रे, मतलब ऊपरी तौर पर कर्ज घटता दिखा, लेकिन असल में लेन-देन के स्तर पर कर्ज बढ़ा ही था। ये वैल्यूएशन इफेक्ट तो आंकड़ों को कितना घुमा देता है। जी, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो का क्या हुआ? कर्ज कम हुआ तो रेशियो भी कम हुआ होगा। नहीं, यही एक और विरोधाभास है। सितंबर 2018 के अंत में एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़कर 20.8% हो गया, जबकि मार्च 2018 में ये 20.5% था। हैं? कर्ज की रकम कम हुई पर जीडीपी के अनुपात में बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है? इसका कारण ये है कि ये अनुपात निकालते समय जीडीपी को भी डॉलर में बदला जाता है या कर्ज को रुपए में। इस अवधि में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुआ था, डिप्रिशिएट हुआ था। हाँ, 2018 में रुपया काफी गिरा था। तो जब हमने रुपए में मापी गई जीडीपी को कमजोर विनिमय दर पर डॉलर में बदला, तो डॉलर में जीडीपी का आंकड़ा उतना नहीं बढ़ा या शायद कम हो गया, जबकि बाहरी कर्ज डॉलर में उतना कम नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि कर्ज का जीडीपी से अनुपात बढ़ गया। ओह, तो रुपए के अवमूल्यन डिप्रिसिएशन की वजह से ये रेशियो बढ़ गया, भले ही डॉलर में कर्ज की कुल रकम थोड़ी कम हुई थी। वाह, मतलब आंकड़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। बिल्कुल, हर आंकड़े के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं। चलिए अब सितंबर 2018 के जो मुख्य आकर्षण किताब में दिए हैं, उन पर एक-एक करके बात करते हैं। पहला, कुल कर्ज। हाँ, जैसा हमने कहा, सितंबर 2018 के अंत में कुल बाहरी कर्ज US 510.4 बिलियन था। ये मार्च 2018 के अंत की तुलना में US 19.3 बिलियन डॉलर कम था। आंकड़े फिर से दोहरा दूं, 510.4 बिलियन डॉलर, कमी 19.3 बिलियन डॉलर की। ठीक है। दूसरा, मूल्यांकन प्रभाव। वैल्यूएशन इफेक्ट, इस पर भी हमने बात की। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से लगभग US 25.4 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन लाभ हुआ। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि अगर ये लाभ ना होता तो बाहरी कर्ज 19.3 बिलियन डॉलर घटने के बजाय 6.1 बिलियन डॉलर बढ़ गया होता। ये दिखाता है कि वास्तविक कर्ज प्रवाह यानी नेट फ्लो इस अवधि में सकारात्मक था, यानी हमने लिया ज्यादा, चुकाया कम। ये बहुत अहम बात है। अब आते हैं कर्ज के घटकों पर। इस 510.4 बिलियन डॉलर में किसका कितना हिस्सा था? सबसे बड़ा हिस्सा पहले की तरह वाणिज्यिक उधार यानी कमर्शियल बोरोइंग्स का ही था। कुल कर्ज का 37.1%। 37.1%। ये वही है जो भारतीय कंपनियां विदेशों से लेती हैं। जी। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था एनआरआई जमा, एनआरआई डिपॉजिट्स का, जो कुल कर्ज का 23.9% था। ये वो पैसा है जो अनिवासी भारतीयों ने भारत के बैंकों में विदेशी मुद्रा में जमा किया हुआ। 23.9% एनआरआई डिपॉजिट्स। और तीसरा बड़ा हिस्सा था अल्पकालिक व्यापार ऋण, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का, जो 19.9% था। ये आमतौर पर आयात निर्यात के लिए लिया जाने वाला कम अवधि का कर्ज होता है, जैसे 3 महीने या 6 महीने के लिए। 19.9% शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो मोटे तौर पर ये 3 घटक, कमर्शियल बोरोइंग्स 37%, एनआरआई डिपॉजिट्स 24% और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट 20%, मिलकर ही बाहरी कर्ज का बड़ा हिस्सा करीब 81% बना रहे थे। हाँ बिल्कुल। बाकी हिस्से में सरकारी कर्ज, सॉवरेन डेट, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय कर्ज, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल डेट आदि आते हैं। अब बात करते हैं कर्ज के अवधि के हिसाब से वर्गीकरण की। दीर्घकालिक और अल्पकालिक कर्ज। दीर्घकालिक कर्ज की क्या स्थिति थी? दीर्घकालिक कर्ज वो होता है जिसकी मूल परिपक्वता अवधि, ओरिजिनल मैच्योरिटी, 1 वर्ष से अधिक होती है। सितंबर 2018 के अंत में ये US डॉलर 406.1 बिलियन था। 406.1 बिलियन डॉलर्स। ये मार्च 2018 से कम हुआ था। हाँ, ये मार्च 2018 से US डॉलर 21.4 बिलियन कम था। तो कुल कर्ज में जो कमी आई थी वो मुख्य रूप से लॉन्ग टर्म डेट में कमी की वजह से थी। और कुल बाहरी कर्ज में इसका हिस्सा कितना था? लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा कुल कर्ज में 79.6% था। ये भी मार्च 2018 के 80.7% से थोड़ा कम था। मतलब कुल कर्ज में लॉन्ग टर्म डेट का दबदबा तो बना हुआ था, लगभग 80%, पर थोड़ी कमी आई थी। इसका क्या मतलब है? आमतौर पर लॉन्ग टर्म डेट को ज्यादा स्थिर माना जाता है क्योंकि इसे चुकाने के लिए ज्यादा समय मिलता है। इसका हिस्सा ज्यादा होना अच्छा माना जाता है।
थोड़ी कमी शायद ये दिखाती है कि नए लॉन्ग टर्म लोन कम लिए गए या पुराने ज्यादा चुकाए गए। ठीक है, अब आते हैं अल्पकालिक कर्ज पर। इसका हिस्सा फिर बड़ा होगा? हाँ, यही थोड़ी चिंता की बात थी। अल्पकालिक कर्ज यानी जिनकी मूल परिपक्वता 1 साल से कम है, उनका हिस्सा कुल कर्ज में बढ़कर 20.4% हो गया, जबकि मार्च 2018 में ये 19.3% था। तो लॉन्ग टर्म का हिस्सा घटा और शॉर्ट टर्म का बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ होगा? हो सकता है कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत पड़ी हो, या फिर नए लॉन्ग टर्म लोन मिलने में कुछ कमी आई हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। और इसके निहितार्थ क्या है? शॉर्ट टर्म डेट का हिस्सा बढ़ना क्या चिंताजनक है? हाँ, ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट को जल्दी चुकाना पड़ता है। इससे निकट भविष्य में विदेशी मुद्रा आउटफ्लो का दबाव बढ़ता है, और अगर बाजार में कोई उथल-पुथल हो जाए तो इसे रीफाइनेंस करना या चुकाना मुश्किल हो सकता है। ये अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। और विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ इसका क्या अनुपात था? अल्पकालिक कर्ज का विदेशी मुद्रा भंडार से अनुपात भी बढ़ गया था। सितंबर 2018 में ये 26.1% था, जबकि मार्च 2018 में 24.1% था। 26.1%। ये अनुपात क्यों महत्वपूर्ण है? ये दिखाता है कि अगर अचानक जरूरत पड़े तो क्या हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हमारे शॉर्ट टर्म कर्ज को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। अनुपात का बढ़ना मतलब जोखिम का बढ़ना। हालांकि 26.1% अभी भी बहुत खतरनाक स्तर नहीं माना जाता, पर ट्रेंड ऊपर की ओर था। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है अवशिष्ट परिपक्वता पर अल्पकालिक कर्ज, शॉर्ट टर्म डेट ऑन रेजिजुअल मैच्योरिटी। ये क्या बला है? सुनने में बड़ा भारी लगता है। हाँ, थोड़ा जटिल लगता है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है। देखिए, हमने अभी बात की शॉर्ट टर्म डेट की, जो मूल रूप से 1 साल से कम के लिए लिया गया था जी। लेकिन कई बार लॉन्ग टर्म लोन भी तो अगले 12 महीनों में चुकाने की बारी आ जाती है ना? मान लीजिए 5 साल का लोन लिया था, अब उसका आखिरी साल चल रहा है। हाँ, उसकी किस्त या पूरा पैसा अगले 12 महीने में देना होगा। बिल्कुल। तो अवशिष्ट परिपक्वता पर अल्पकालिक कर्ज में 2 चीजें शामिल होती हैं। एक तो वो कर्ज जो मूल रूप से ही शॉर्ट टर्म था, ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, और दूसरा वो लॉन्ग टर्म कर्ज का हिस्सा जो अगले 12 महीनों के अंदर परिपक्व यानी चुकाया जाना है। अच्छा, तो ये असल में दिखाता है कि अगले 1 साल में हमें कुल कितना बाहरी कर्ज चुकाना पड़ सकता है, चाहे वो पहले शॉर्ट टर्म लिया गया हो या लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली। ये निकट भविष्य के भुगतान दबाव, नियर टर्म रीपेमेंट प्रेशर का सबसे सही माप है। तो इसकी क्या स्थिति थी सितंबर 2018 में? यहाँ आंकड़ा काफी चौंकाने वाला था। अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर शॉर्ट टर्म डेट कुल बाहरी कर्ज का 43.8% हो गया था। ये मार्च 2018 में 42.0% था। 43.8%? मतलब कुल कर्ज का लगभग 44% हिस्सा अगले 1 साल में चुकाना था। जी हाँ। और इसका विदेशी मुद्रा भंडार से क्या अनुपात था? ये अनुपात और भी चिंताजनक था। अवशिष्ट परिपक्वता वाला ये कर्ज हमारे कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 55.8% के बराबर था। मार्च 2018 में ये 52.3% था। 55.8%। यानी अगले 1 साल में चुकाए जाने वाले कर्ज की रकम हमारे कुल विदेशी मुद्रा भंडार के आधे से ज्यादा थी। हाँ। क्या ये बहुत ज्यादा जोखिम वाली बात नहीं है? मतलब अगर कोई संकट आ जाए तो? देखिए, ये निश्चित रूप से एक हाई रिस्क इंडिकेटर है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मानते हैं कि अगर ये अनुपात 100% से ज्यादा हो जाए, यानी अगले 1 साल की देनदारी आपके कुल भंडार से ज्यादा हो जाए, तो स्थिति बहुत खतरनाक होती है। 55.8% भी काफी ज्यादा है, और ये दिखाता है कि भारत की बाहरी स्थिति उस समय थोड़ी तनाव में थी और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील थी। इस पर नीति निर्माताओं को कड़ी नजर रखनी होती है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, रेजिडुअल मैच्योरिटी वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्ज की मुद्रा संरचना, करेंसी कॉम्पोजिशन कैसी थी? मतलब किस करेंसी में सबसे ज्यादा कर्ज था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का था। सितंबर 2018 में कुल बाहरी कर्ज का 49.7% यानी लगभग आधा यूएस डॉलर में था। ये तो सामान्य ही है शायद, क्योंकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेन देन डॉलर में ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। डॉलर वैश्विक रिजर्व करेंसी है, इसलिए ज्यादातर बाहरी कर्ज डॉलर में ही लिया जाता है। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदा ये कि डॉलर आसानी से उपलब्ध होता है। नुकसान ये है कि अगर डॉलर मजबूत होता है, जैसा उस समय हो रहा था,
तो कर्ज चुकाने की लागत बढ़ जाती है अगर आपकी आय रुपए में है। हाँ, ये तो है। डॉलर के बाद किसका नंबर था? दिलचस्प बात यह है कि दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय रुपए INR का था, 36.1%। भारतीय रुपए का? बाहरी कर्ज रुपए में कैसे हो सकता है? ये तो विदेशी मुद्रा में होता है ना? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो लिए तो विदेशी निवेशकों या संस्थाओं से जाते हैं, लेकिन उनका भुगतान रुपयों में ही होता है। जैसे मान लीजिए विदेशी निवेशकों ने भारत सरकार के रुपये वाले बॉन्ड खरीदे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर मसाला बॉन्ड्स में निवेश किया जो विदेशों में जारी होते हैं पर होते रुपये में ही है। तो ये देनदारी बाहरी है पर मुद्रा भारतीय है। अच्छा, तो ये भी एक्सटर्नल डेट में गिना जाता है। 36.1% तो काफी बड़ा हिस्सा है। जी। इसके अलावा फिर SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट का हिस्सा 5.3%, जापानी येन का 4.7% और यूरो का 3.2% था। SDR क्या होता है संक्षेप में? SDR IMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है। ये कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि मुद्राओं की एक टोकरी, बास्केट ऑफ करेंसीज, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, युआन पर आधारित है। IMF से जुड़े लेन देन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डॉलर, फिर रुपया, फिर SDR, येन और यूरो। अगला बिंदु है उधारकर्ता वार वर्गीकरण, बोरोवर वाइज क्लासिफिकेशन। किसने ज्यादा कर्ज लिया था, सरकार ने या गैर सरकारी क्षेत्र ने? किताब के अनुसार सितंबर 2018 में एक अच्छी बात यह हुई कि सरकारी और गैर सरकारी यानी कंपनियां आदि दोनों ही क्षेत्रों का बकाया बाहरी कर्ज मार्च 2018 की तुलना में कम हुआ था। अच्छा, दोनों का ही कम हुआ था। और आखिरी मुख्य बिंदु है कर्ज सेवा भुगतान, डेट सर्विस पेमेंट्स। हमने पहले डेट सर्विस रेशियो DSR की बात की थी, इसकी क्या स्थिति थी? यहां भी एक सकारात्मक संकेत था। सितंबर 2018 को समाप्त हुई छमाही के दौरान भारत का कर्ज सेवा भुगतान यानी ब्याज और मूलधन का भुगतान कुल चालू प्राप्तियों करंट रिसीट्स के 6.5% तक गिर गया था। 6.5%, ये तो काफी कम है। मार्च 2018 में कितना था? मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में ये 7.5% था। तो इसमें गिरावट आई थी, जो एक अच्छी बात है। और इस गिरावट का कारण क्या बताया गया? मुख्य कारण बताया गया बाहरी वाणिज्यिक उधार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ECBs का कम पुनर्भुगतान। शायद उस छमाही में कंपनियों को अपने पुराने विदेशी लोन कम चुकाने पड़े थे। तो DSR का कम होना ये दिखाता है कि कर्ज चुकाने का तात्कालिक बोझ थोड़ा कम हुआ था। जी, ये बाहरी खाते पर दबाव कम होने का संकेत था। ठीक है, तो ये थे सितंबर 2018 के आंकड़ों के मुख्य बिंदु। अब हम चर्चा के तीसरे और अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, निष्कर्ष और तुलना। जी, तो इन सब आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर किताब का निष्कर्ष क्या है? क्या भारत का बाहरी कर्ज चिंताजनक स्थिति में था? नहीं, किताब का समग्र निष्कर्ष यही है कि भारत का बाहरी कर्ज प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर बना हुआ था। जो विभिन्न संकेतक हमने देखे, जैसे डेट टू GDP रेशियो, DSR, विदेशी मुद्रा भंडार कवर, वो ज्यादातर आरामदायक स्तर पर थे। हालांकि कुछ चिंताएं थी, जैसे रेजिडुअल मैच्योरिटी वाला कर्ज। और क्या भारत दुनिया के सबसे बड़े कर्जदारों में से है? नहीं, उस समय भारत दुनिया के शीर्ष कर्जदार देशों में नहीं गिना जाता था। कई अन्य विकासशील और विकसित देशों पर भारत से कहीं ज्यादा बाहरी कर्ज था, GDP के अनुपात में भी। तो कर्ज को नियंत्रण में रखने का श्रेय किसे दिया गया है? किताब कहती है कि सरकार की विवेकपूर्ण बाहरी कर्ज प्रबंधन नीति, प्रूडेंट एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट पॉलिसी, ने इसे नियंत्रण में रखने में मदद की है। इसमें कर्ज की निगरानी करना, लॉन्ग टर्म कर्ज को प्राथमिकता देना और गैर जरूरी कर्ज से बचना शामिल है। अब थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी जिक्र है शायद? हाँ, किताब विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी 2017, वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स 2017 का हवाला देती है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति अन्य कई विकासशील देशों की तुलना में कमजोर, लेस वल्नरेबल थी। किन पैमानों पर भारत बेहतर था? मुख्य संकेतक जैसे बाहरी कर्ज का राष्ट्रीय आय से अनुपात, एक्सटर्नल डेट टू ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI, कर्ज सेवा अनुपात, डेट सर्विस रेशियो, DSR, कुल बाहरी कर्ज में अल्पकालिक कर्ज का हिस्सा, शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इन टोटल एक्सटर्नल डेट और विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा अल्पकालिक कर्ज का कवर, इन सब मामलों में भारत की स्थिति कई अन्य बड़े कर्जदार विकासशील देशों से बेहतर थी। अच्छा, चीन से भी कोई तुलना की गई है? हाँ, चीन का जिक्र है। चीन का कुल बाहरी कर्ज स्टॉक एब्सोल्यूट अमाउंट दुनिया में सबसे ज्यादा था और उसके कर्ज में अल्पकालिक कर्ज का हिस्सा भी बहुत ज्यादा था। लेकिन
लेकिन चीन के जो मुख्य संकेतक थे, जैसे कर्ज का जीएनआई से अनुपात, डीएसआर और विदेशी मुद्रा भंडार कवर, वो कई अन्य विकासशील देशों से बेहतर थे। इसका कारण चीन का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ बारीकियां समझने की जरूरत है, सिर्फ एक आंकड़े से तस्वीर साफ नहीं होती। तुलना करते समय संदर्भ देखना जरूरी है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, जिसका बाहरी कर्ज से गहरा संबंध है। भारत का सार्वजनिक कर्ज, पब्लिक डेट ऑफ इंडिया। बाहरी कर्ज तो कुल कर्ज का सिर्फ एक हिस्सा है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अक्सर बाहरी कर्ज से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। सार्वजनिक कर्ज का मतलब है सरकार का कुल कर्ज, जिसमें बाहरी कर्ज और आंतरिक कर्ज, इंटरनल डेट, दोनों शामिल हैं। आंतरिक कर्ज मतलब? आंतरिक कर्ज वो कर्ज है जो सरकार देश के भीतर से लेती है, जैसे लोगों, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि को सरकारी बॉन्ड बेचकर पैसा उठाना, या फिर छोटी बचत योजनाओं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड आदि से उधार लेना। इसमें वो विवादास्पद पेट्रो ऑयल बॉन्ड जैसी चीजें भी आ सकती हैं, जो सरकार ने पहले जारी की थीं। तो पब्लिक डेट इक्वल्स टू एक्सटर्नल डेट, सरकारी हिस्सा, प्लस इंटरनल डेट। इसकी क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। भारत का कुल सार्वजनिक कर्ज और जीडीपी का अनुपात, पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, काफी ज्यादा रहा है। हाल के वर्षों में ये लगभग 70% या उससे भी ऊपर पहुंच गया है। अलग अलग स्रोतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। 70%? ये तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो 20-21% था, से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। ये कई विकसित देशों के बराबर या उनसे भी ज्यादा है। लेकिन क्या इसमें और अन्य समान अर्थव्यवस्थाओं में कोई बड़ा फर्क है? हाँ, एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फर्क है। भारत के कुल सार्वजनिक कर्ज का लगभग 90% हिस्सा आंतरिक कर्ज है, घरेलू स्रोतों से लिया गया है। बाहरी कर्ज का हिस्सा सरकार के कुल कर्ज में बहुत कम, लगभग 10% या उससे भी कम है। अच्छा, 90% आंतरिक और 10% बाहरी, जबकि कई दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बाहरी कर्ज का हिस्सा उनके सार्वजनिक कर्ज में काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से वो बाहरी संकटों जैसे वैश्विक वित्तीय संकट या मुद्रा में भारी उतार चढ़ाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील, वल्नरेबल हो जाते हैं। तुलनात्मक रूप से ये बाहरी कर्ज पर अत्यधिक निर्भरता से बेहतर स्थिति है। रुपए में लिया गया कर्ज बाहरी मुद्रा के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाता है। सरकार अपने घरेलू कर्ज को मैनेज करने के लिए मौद्रिक नीति जैसे उपकरणों का इस्तेमाल भी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उच्च आंतरिक कर्ज की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। उच्च आंतरिक कर्ज की भी अपनी गंभीर चुनौतियां हैं। जैसे? पहला, ये घरेलू वित्तीय बाजार में तरलता को सोख लेता है। जब सरकारी ज्यादातर उधार ले लेगी तो निजी क्षेत्र के निवेश के लिए पैसा कम बचेगा या महंगा हो जाएगा। इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। निजी निवेश पर असर। और दूसरा, अगर सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से उधार लेती है या नोट छापती है, मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, तो इससे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। महंगाई। तीसरा, लगातार ऊंचा सरकारी कर्ज और घाटा देश के विकास की दीर्घकालिक स्थिरता, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ पर सवाल खड़े करता है। भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन की बात तो हम सुनते रहते हैं। हाँ, सरकार राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट और कर्ज को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। एफआरबीएम एक्ट जैसे कानून भी हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर या किसी संकट जैसे हाल का महामारी संकट के कारण सरकार को खर्च बढ़ाना पड़ता है और टैक्स छूट देनी पड़ती है। हाँ, राजकोषीय रियायतें, फिस्कल कंसेशंस देनी पड़ती हैं, जिससे घाटा और कर्ज फिर से बढ़ जाते हैं। तो विकास दर बढ़ाने के लिए सरकारी निवेश की जरूरत और कर्ज व घाटे को नियंत्रण में रखने की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा किताब कहती है, दिस इज ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही असली चुनौती है। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं, बुलेट पॉइंट स्टाइल में। जी बिल्कुल। पहला, बाहरी कर्ज का मतलब है सिर्फ वो कर्ज जो विदेशी मुद्रा में लिया गया हो, चाहे किसी ने भी लिया हो, सरकार, कंपनी या नागरिक। इसका डेटा तिमाही आधार पर आता है। पहले 2 क्वार्टर, मार्च-जून का आरबीआई और आखिरी 2 सितंबर-दिसंबर का वित्त मंत्रालय जारी करता है, एक तिमाही के अंतराल के साथ। कर्ज की कुल रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे चुकाने की क्षमता, डेट सर्विसेबिलिटी, जिसे डेट सर्विस रेशियो, डीएसआर जैसे संकेतकों से मापते हैं।
डीएसआर कम होना बेहतर है। सितंबर 2018 में भारत का बाहरी कर्ज लगभग US 510.4 बिलियन था। ये मार्च 2018 से कम हुआ था, लेकिन इसका बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, वैल्यूएशन गेन था। असल में कर्ज प्रवाह सकारात्मक था। कर्ज के घटकों में सबसे बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक उधार का था, लगभग 37%। फिर एनआरआई जमा 24% और अल्पकालिक व्यापार ऋण 20% का। कुल कर्ज में दीर्घकालिक कर्ज का हिस्सा ज्यादा लगभग 80% है, जो अच्छा माना जाता है, पर अल्पकालिक कर्ज का हिस्सा और विदेशी मुद्रा भंडार से उसका अनुपात थोड़ा बढ़ रहा था। सितंबर 2018 में सबसे चिंताजनक संकेतक था अविशिष्ट परिपक्वता पर अल्पकालिक कर्ज, जो दिखाता है कि अगले 12 महीनों में कितना कर्ज चुकाना है। ये कुल कर्ज का लगभग 44% और विदेशी मुद्रा भंडार का 56% था सितंबर 2018 में, जो एक जोखिम भरी स्थिति का संकेत था। कर्ज की मुद्रा संरचना में सबसे बड़ा हिस्सा US डॉलर का था, लगभग 50%, लेकिन भारतीय रुपये का हिस्सा भी काफी बड़ा 36% था। भारत का बाहरी कर्ज कुल मिलाकर प्रबंधनीय मैनेजेबल माना गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कई अन्य विकासशील देशों से बेहतर थी। लेकिन भारत का कुल सार्वजनिक कर्ज पब्लिक डेट GDP के अनुपात में काफी ज्यादा, लगभग 70% है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा 90% आंतरिक कर्ज है, जो बाहरी जोखिम कम करता है, पर क्राउडिंग आउट और महंगाई जैसी घरेलू चुनौतियां पैदा करता है। ये विश्लेषण वाकई काफी विस्तृत और महत्वपूर्ण था। तो अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जी, हमने देखा कि 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत बाहरी कर्ज के मोर्चे पर भले ही काफी हद तक सहज स्थिति में दिखता हो, लेकिन आंतरिक कर्ज एक बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में देश की बढ़ती विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को बाहरी कर्ज पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा, और अगर हाँ, तो क्या हम उसके संभावित जोखिमों के लिए तैयार हैं? ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है। और ये समझना कि ये आंकड़े कैसे काम करते हैं, ये न सिर्फ यूपीएससी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए जरूरी है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था की गहरी समझ विकसित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये नीतियां हम सभी को प्रभावित करती हैं। अगर आपको ये आंकड़े और अवधारणाएं थोड़ी जटिल लगी हो, तो आप इस चर्चा को दोबारा सुन सकते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। बिल्कुल, दोहराना बहुत जरूरी है। और अगर आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने साथियों, उम्मीदवारों, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी कोई सवाल हो, कोई विचार हो, या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हो, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। और सबसे जरूरी बात, आगे आने वाले ऐसे ही गहन विश्लेषण और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वो जो घंटी का बटन है, बेल आइकॉन, उसे जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस न करें। पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। जय हिंद।